हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूरियोमेट्रिक टाइट्रेशंस या यूरियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि किस टाइप से हम गैसेस हाइड्रोकार्बन का या फिर गैसेस कोई रिएक्टेंट है उसको एक्सप्लोड करके उसको ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करवा के और फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हुए प्रोडक्ट की ऑब्जर्वेशन से हम ये पता लगाते हैं कि वो कौन सा सब्सटेंस था, उसमें किस रेशियो के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। आज मैं बात करता हूं इसमें लेक्चर में एक कंसेप्ट है POAC। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर सीरीज ऑफ रिएक्शंस दी हुई है आपको और शुरुआत के अंदर आपको पता है कि हमने शुरुआत जो रिएक्टेंट से की, एक रिएक्टेंट दूसरे में कन्वर्ट हुआ, दूसरा तीसरे में हुआ, तीसरा चौथे में हुआ, इस टाइप से सीरीज से वो लास्ट प्रोडक्ट तक पहुंच गया। लास्ट प्रोडक्ट तक पहुंच गया और शुरुआत में हमें क्वांटिटी गिवन है किसी सब्सटेंस की, तो हम लास्ट में प्रोडक्ट कितना बनेगा बिना बैलेंसिंग के रिएक्शन से निकाल सकते हैं। रिएक्शन की कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितना वो प्रोडक्ट बनेगा, बशर्ते कि 100% यील्डिंग से रिएक्शन चलती रहे। अगर परसेंटेज ऑफ यील्डिंग थोड़ी कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी कम होता चला जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ, एक मेथड है POAC, डिपेंड कर रहा है मोल कंसेप्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम बहुत जल्दी POAC, आज मैं बात करूंगा कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस की और POAC की। POAC मोल कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, लेकिन इससे हम कंसिडर कर सकते हैं कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट बना वो कितना हमें मिलेगा या कितना बन पाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत इसके लिए नहीं होगी। तो POAC मेथड में POAC फुल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन लॉ मैंने बता रखा है आपको कि किसी भी केमिकल चेंज में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा ही कंजर्व रहता है, तो मोल्स भी कंजर्व रहेंगे। मोल्स कौन से कंजर्व रहेंगे? किसी भी एटम के मोल्स यानी एटॉमिक मोल्स कंजर्व रहेंगे। यानी किसी भी एटम को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और एक एटम को हम दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी जितने एटम हम लेके चलेंगे उतने ही एटम हमें प्रोडक्ट में मिलेंगे। मीन्स एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे वो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस से फाइनली वो प्रोडक्ट में पहुंच चुके होंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एटम इज कंजर्व neither destroyed and nor be created in a chemical change। और केमिकल रिएक्शन में एटम हमेशा ही कंजर्व रहेगा, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। जितने एटम हम रिएक्टेंट के लेके चलेंगे, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट में भी उसके उतने ही एटम होंगे। सपोज करो कि हमने 10 एटम लिए रिएक्टेंट में और उसको कंप्लीटली हमने किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो जो प्रोडक्ट बना उसमें भी एटम 10 ही रहेंगे उस रिएक्टेंट के या उस सब्सटेंस के। यानी किसी एलिमेंट का कंजर्वेशन रहेगा, उसके एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, उनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो इस बेस पे मैं बात कर रहा हूं। सपोज करो कि आपके पास एक रिएक्शन है, इट इज यूज्ड इन सीरीज ऑफ रिएक्शंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट की यील्ड यानी कि उसकी कितनी मात्रा हमें या कितनी क्वांटिटी में वो डेवलप हो पाएगा, उसको कैलकुलेशन के लिए हम POAC मेथड को यूज कर सकते हैं। इट बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, इट बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। इट बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात है, सपोज करो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इज दिस, Hence, carbon plus oxygen and it convert into CO2। ये जनरल वे की एक रिएक्शन ली है मैंने। तो रिएक्शन अगर ये बैलेंस है आपके सामने ये रिएक्शन, तो
तो यहाँ पे जितने हमने कार्बन लिए हैं एटम मीन्स मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन C दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ, ये प्रोडक्ट है आपके पास, मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन CO2, यानी कि जितने कार्बन के एटम के मोल यहाँ पे होंगे एटॉमिक मोल, उतने एटॉमिक मोल इसके अंदर होंगे। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कि FeS2 and convert into series of reaction, it convert into H2SO4 by the series of reactions। हमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें जितने सल्फर के हमें एटॉमिक मोल लिए थे, फाइनली प्रोडक्ट में भी सल्फर के उतने ही एटॉमिक मोल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ या एटॉमिक मोल्स ऑफ सल्फर इन FeS2 which is equal to atomic moles of sulfur in H2SO4। तो ये जितने एटम यहाँ पे यूज किए थे उतने एटम यहाँ पे चले जाएंगे, जितने मोल एटम यहाँ पे यूज होंगे उतने ही मोल एटम यहाँ पे हो जाएंगे। This is equal to 2 into moles of FeS2। एक मोल में 2 एटम है, यहाँ पे एक मोल में कितने एटम है? 2 एटम है। तो सल्फर के कितने एटम्स, कितने मोल एटम हो गए? 2 इंटू मोल्स ऑफ FeS2, यानी कि एक मोल में 2 है तो सल्फर के एटॉमिक मोल्स हो गए 2 इंटू मोल्स ऑफ FeS2 इज 1, मींस 2 हो गई। अगर सपोज करो आपके पास यहाँ पे 5 मोल गिवन है, ये सब्सटेंस कितने गिवन है? 5 मोल क्वांटिटी में गिवन है, तो सल्फर के एटॉमिक मोल 10 हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 1, इसमें एक एटम है, मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ H2SO4। जितने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स होंगे उतने ही उसके अंदर सल्फर के एटॉमिक मोल होंगे। तो ये मेथड लगा सकते हैं। एग्जांपल में लेके चल रहा हूं। सपोज करो आपके पास रिएक्शन है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड इन अ रिएक्शन and this sulfur dioxide is used with treatment of oxygen and convert into sulfur trioxide, and this sulfur trioxide react with water and it convert into H2SO4। ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी। सल्फर हम लेके चले थे, जितने सल्फर यहाँ पे होंगे एटम में उतने ही एटम सल्फर के यहाँ पे होंगे, उन्हीं एटम्स को हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया, उन्हीं एटम्स को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, मींस फाइनली सीरीज ऑफ रिएक्शंस से हमने सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया। इट इज सल्फर, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके लिए हम कंसेप्ट लगा सकते हैं कि मोल्स ऑफ S या एटॉमिक मोल्स ऑफ S which is equal to in सल्फर या रिएक्टेंट which is equal to एटॉमिक मोल्स ऑफ सल्फर इन H2SO4। जितने एटॉमिक मोल यहाँ पे होंगे उतने एटॉमिक मोल यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी रिएक्शन को अभी बैलेंस नहीं किया है। सपोज करो कि हम सल्फर यहाँ पे 16 ग्राम लेके चल रहे हैं। कितने ग्राम लेके चले हम? 16 ग्राम। सल्फर हमने 16 ग्राम ली और आपसे पूछ लिया गया कि सल्फ्यूरिक एसिड कितने ग्राम फॉर्मेट हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एटॉमिक मोल्स ऑफ सल्फर इज 1 इंटू मोल्स ऑफ सल्फर, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, which is equal to 1 into moles of H2SO4। एक एटम था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक एटम था यहाँ पे तो उसको भी हमने कैसे कर दिया? 1 से मल्टीप्लाई। तो मोल्स ऑफ सल्फर कितना हो गया? गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका गिवन मास आपके पास 16 है, डिवाइड बाय मोलर मास इसका 32 होता है, which is equal to 1 into 16 by 32, which is equal to 1 into moles of sulfuric acid। गिवन मास सपोज करो x है, डिवाइड बाय मोलर मास इसका 98 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो विच इज मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड विच इज मोल्स ऑफ सल्फर, जो कि रिएक्टेंट में थे। हमें किसी बीच वाली रिएक्शंस का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा? विच इज 2, देन x इज 49 ग्राम। x कितना हो गया? 49 ग्राम। यानी सिंपल सी चीज है, अगर हम रिएक्शन को बैलेंस लेके चले
तो बैलेंसिंग है इसमें। सल्फर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होकर ये बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड ने हाफ O2 के साथ ट्रीट किया, SO3 बनाया, SO3 ने वाटर के साथ ट्रीट किया, इसमें कन्वर्ट हुआ। तो अगर इसका 32 ग्राम लेके चलते तो यहाँ पे इसका 64 ग्राम बनता, लेके चल रहे हैं हम 16 ग्राम, तो यहाँ पे इसका 32 ग्राम बनेगा। यहाँ पे 32 यूज होगा, मीन्स यहाँ पे 60 ग्राम यूज होता है, 64 ग्राम यूज होता है, तो ये 80 बनता है। तो यहाँ 32 होगा, तो यहाँ 40 बनेगा। यहाँ पे 80 से इसका 98 बनता है, 80 से इसका कितना बनता है 98, तो यहाँ पे इसके 40 से 49 बनेगा। ये तो भी जनरल रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज करो आपको गिवन है कि सपोज करो आपको गिवन है FeS2, it convert into react with oxygen and convert into Fe2O3 plus सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने, बैलेंस करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होगी POC। एंड आफ्टर दिस द सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इनटू SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। एंड आफ्टर दिस sulfur trioxide treated with water and converted to H2SO4, and after this H2SO4 treated with calcium hydroxide and converted to calcium sulfate प्लस में H2O। किसी भी रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया है, तो रिएक्टेंट हम ये लेके चले और प्रोडक्ट आपके पास कैल्शियम सल्फेट है। जितना सल्फर का एटम यहाँ पे था वो सल्फर के एटम यहाँ पे आ गए, बैलेंस नहीं किया मैंने रिएक्शन को, जितने यहाँ पे होंगे उतने यहाँ पे आ जाएंगे। उन्हीं को हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ से वो यहाँ पे आ गए, उन्हीं को हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ से वो यहाँ पे आ गए, उन्हीं को हमने यहाँ से यूज किया, यहाँ पे यूज किया, वो यहाँ पे आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू POC में क्या लिख सकता हूँ, किसी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है हमें। POC के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मोल्स ऑफ या एटॉमिक मोल्स ऑफ सल्फर इन FeS2 which is equal to atomic moles of sulfur in calcium sulfate। एटॉमिक मोल्स ऑफ सल्फर इन FeS2, FeS2 के अंदर सल्फर के दुगने मोल होंगे FeS2 से, देन विच इज इक्वल टू 2 into मोल्स ऑफ FeS2 विच इज इक्वल टू 1 into कैल्शियम सल्फेट में सल्फर 1 है, तो 1 into मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे, इट इज POC। ये कंसेप्ट जो यूज हो गया ये POC हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सपोज करो कि FeS2 का आपको 30 ग्राम गिवन है, तो शुरुआत में आपको कितने ग्राम लिया FeS2, आपको बता दें कि FeS2 आपने 30 ग्राम लेके चले। कंप्लीट रिएक्शन से कैल्शियम सल्फेट कितना बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में यहीं पे लिख रहा हूँ, what amount of calcium sulfate formed by 30 gram of FeS2, 30 ग्राम FeS2 से कैल्शियम सल्फेट कितना बनेगा। तो आपके पास ये कंसेप्ट है, इसको आप यूज कर लोगे। यहीं पे बता रहा हूं मैं 2 into मोल्स ऑफ FeS2। FeS2 का मोलर मास होता है आयरन 56 और सल्फर 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64 प्लस 56 विच इज 120। मोलर मास ऑफ FeS2 120 और मोलर मास ऑफ CSO4 विच इज इक्वल टू कैल्शियम का 40 होता है, सल्फर 32 होता है 72, 40 प्लस 32 72 और ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 एंड 32 96 एंड 40 136। तो इसका मास 136 है मोलर मास और इसका 120 है। तो मैं यहाँ पे मोल्स ऑफ FeS2 की बात कर रहा हूँ। मोल्स ऑफ FeS2 कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास,
2 into moles of FeS2 given mass is 30 and molar mass is 120 which is equal to 1 into moles of calcium sulfate. Suppose करो कि amount of calcium sulfate which formed x gram, then x divided by molar mass calcium sulfate का है 136. तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पे ये कैंसिल हो गया कितने टाइम 4 टाइम, ये कैंसिल हो गया इससे 2 टाइम, then x will be 136 डिवाइड बाय 2 और 136 को 2 से डिवाइड करेंगे then it is 68 ग्राम. यानी कि हम सीरीज ऑफ रिएक्शन में आप लेके चलें इसका 30 ग्राम लेके चलेंगे तो ये हमारे पास 68 ग्राम बनेगा. ये हम पीओएसी से भी कैलकुलेट करेंगे तो 68 ग्राम आ रहा है. अगर पीओएसी कंसेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हम मोल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो भी इतना ही आएगा. मोल कंसेप्ट से भी इसको करके बता रहा हूं मैं. मोल कंसेप्ट से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. FeS2 यहाँ पे है, ये Fe2O3 है और ऑक्सीजन से हमने इसको ट्रीट करवाया, सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे बनी है. अगर मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा 4. आयरन 2 हो गई, आयरन 2 हो गई. दोबारा से इस रिएक्शन को हमारा आंसर आया था वो 68 ग्राम था. दोबारा से इस रिएक्शन को मैं रिपीट कर रहा हूँ मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. 2Fe S4 है, यहाँ पे 4S है. ऑप्शन कितनी होगी 8 and 3 11, दैट इज 11 by 2 ऑप्शन. ये बैलेंस हो गई. अब 4SO2 को लेके चलिए हम यहाँ पे, 4SO2 को हम यहाँ पे लेके चले तब ये 4SO3 में कन्वर्ट होगी. तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास SO2 प्लस O2 कन्वर्टिंग टू SO3. ये बैलेंस है रिएक्शन. यहाँ पे अगर हम हाफ लगा देते हैं उसके बाद SO3 और वाटर से ट्रीट होकर H2SO4 में कन्वर्जन हुआ और H2SO4 यहाँ पे रिएक्ट किया. H2SO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हुआ. ये रिएक्शन भी बैलेंस है. यहाँ पे अगर 2 लगा दे तो ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन भी बैलेंस है, ये रिएक्शन भी बैलेंस है और ये रिएक्शन भी बैलेंस है. अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका 2 मोल इसके 4 मोल में कन्वर्ट होता है. मींस 2 मोल कन्वर्ट इनटू 4 मोल और इसका 1 मोल इसके 1 मोल में कन्वर्ट होता है. यानी कि अगर इसका हम 4 मोल लेके चले तो इसका 4 मोल बनेगा और इसका 1 मोल इसके 1 मोल में कन्वर्ट होता है तो इसका हम 4 मोल लेके चलेंगे तो इसका भी 4 मोल बनेगा और इसका 1 मोल इसके 1 मोल में कन्वर्ट होता है तो इसका भी हम 4 मोल लेके चलेंगे तो इसका भी हम 4 मोल बनेगा. यानी कि 2 मोल से इसका 4 मोल बनता है. ये मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आ गया. 2 मोल से इसका कितना मोल बनेगा बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग 4 मोल. फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ. अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन अगर इसका हम 2 मोल लेके चलेंगे तो इसका 4 मोल बनेगा. अगर हम 1 लेके चलते हैं तो 1 बनता है तो 4 लेके चलेंगे तो 4 बनेगा. मींस 4 मोल यहाँ पे यूज करेंगे तो 4 मोल बनेगा. अगर 1 लेके चलते हैं तो 1 मोल बनता है तो 4 मोल लेके चलेंगे तो 4 मोल बनेगा. अगर 1 लेके चलते हैं तो 1 मोल बनता है. अगर 4 मोल लेके चलेंगे तो 4 मोल बनेगा. इसका मतलब इसके 2 मोल से डायरेक्ट ये 4 मोल बन गया. मींस 2 मोल ऑफ FeS2 convert into 4 mole of कैल्शियम सल्फेट. ये मोल कंसेप्ट का बात है. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मोल का वेट कितना हो गया. 2 मोल का वेट यहाँ FeS2 का मोलर मास 120 होता है तो 2 मोल का वेट हो गया यहाँ पे 240. 240 ग्राम ऑफ FeS2 convert into 4 मोल 4 into कैल्शियम सल्फेट का वेट भी मैंने बताया 136 ग्राम. 4 into 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट इसमें ही कन्वर्ट होगा. तो 240 ग्राम इतने में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास था 30 ग्राम मीन्स 30 ग्राम FeS2 कन्वर्ट इनटू 4 into 136 divided by 240 multiplied by 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट. इससे कैंसिल हो गया 8 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 68 ग्राम. यानी कि मोल कंसेप्ट से भी इसको कर सकते हैं लेकिन पीओएसी मेथड से ये थोड़ा इजी हो जाता है. कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सीरीज ऑफ रिएक्शंस के हम क्वेश्चंस इनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इसमें। पीओएसी एक ऐसा मेथड है जिससे हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस गिवन है और रिएक्टेंट हमें गिवन है तो हम प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास कितना बनेगा, जबकि हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम्स कंजर्व रहते हैं। रिएक्टेंट में जितने एटम थे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, प्रोडक्ट में भी वो पर्टिकुलर एलिमेंट पहुंच गया तो प्रोडक्ट में भी उसके एटम उतने ही होंगे। तो पीओएसी इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इनटू CO2 and CO2 react with water in presence of chlorophyll and it convert into C6H12O6 plus oxygen। रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने, फाइनली बन गया ग्लूकोज। और आपसे कह दिया गया कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस के अकॉर्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, इट इज फोटोसिंथेसिस। तो अगर कह दिया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का आपके पास 56 ग्राम था, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना था 56 ग्राम, तो ग्लूकोज का कितना अमाउंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा? व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे मैं क्या बता सकता हूँ कि कार्बन कंजर्व रहा, एलिमेंट कार्बन है, कार्बन यहाँ से यहाँ चला गया, कार्बन ही यहाँ से यहाँ चला गया, जितने कार्बन यहाँ से यहाँ आए उसी को हमने ट्रीट करवाया यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस रिएक्शन में, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। हमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ यहाँ पे कि मोल्स ऑफ एटॉमिक मोल्स या ग्राम एटम भी यूज कर सकते हैं, एटॉमिक मोल्स ऑफ कार्बन इन CO व्हिच इज इक्वल टू एटॉमिक मोल्स ऑफ कार्बन in C6H12O6। यहाँ पे कितना नंबर है? 1 into moles of CO which is equal to 6 into moles of C6H12O6। इसका जो मोलर मास होता है वो 28 कार्बन मोनोऑक्साइड का, और ग्लूकोज का मोलर मास है वो 180। तो रिएक्शन पार्टिसिपेट कर देंगे, इट इज पीओएसी। ये हमने पीओएसी यूज कर लिया, बता दिया मैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे अगर इसको यूज करें तो 1 into moles of CO मींस 1 into moles of CO 56 ग्राम लिया था, और मोलर मास ये है गिवन मास अपॉन मोलर मास 56 अपॉन 28 विच इज इक्वल टू 6 into moles of this। सपोज करो इसका x ग्राम प्रोड्यूस हुआ तो x डिवाइड बाय 180, that is given mass upon molar mass means moles of C6H12O6 के आपके पास जो प्रोड्यूस होगा वो x ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका मोल इतना हो जाएगा x डिवाइड बाय 180। तो ये तो आ गया 2, ये आ गया 3 एंड 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 60, देन x विल बी 60। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका हम 56 ग्राम लेके चलते हैं तो ग्लूकोज हमको 60 ग्राम मिलेगा। ठीक है, क्लियर? ये था पीओएसी मेथड। पीओएसी मेथड यूज्ड इन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। रिएक्टेंट कितना लेके चले, प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब इसमें एक कंडीशन और होती है कि परसेंटेज यील्ड पे भी डिपेंड करता है। जैसे ये रिएक्शन लेके चले हम, आपके पास कार्बन है, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, देन इट कन्वर्ट इनटू CO2 एंड CO2 वाटर के साथ ट्रीट होके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया C6H12O6 प्लस O2 फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे मैं कार्बन लेके चला हूँ की बात। ठीक है, आपसे ये कह दिया गया कि फर्स्ट जो रिएक्शन थी इसकी परसेंटेज यील्ड 80% है, और सेकेंड जो रिएक्शन थी इसकी परसेंटेज यील्ड 90% है। तो कितने अमाउंट में आपके पास ग्लूकोज बनेगा अगर हम उस कंडीशन लेके चल रहे हैं? ग्लूकोज कितना बनेगा? तो सिंपल सा तरीका है कि कार्बन से आपको ये बनाना है, तो जितने इसके अंदर एटम थे उसके 80% एटम इसमें आ गए,
20% किसी और रिएक्शन में, साइड रिएक्शन में या साइमल्टेनियस रिएक्शन में निकल गई। 80% एटम को हम यहाँ लेके चले, उसका भी 90% यहाँ आया, उसमें से भी 10% बाहर निकल चुके हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कार्बन के जितने एटम थे, इसमें कार्बन के एटम उससे 80% कम थे, इसमें जो कार्बन के एटम थे इसमें उससे भी कितने परसेंट कम थे, 10% कम थे, इसमें 20% कम थे, इसमें 10% कम थे। तो POAC यूज कर लेंगे, एटॉमिक मोल in C, which is equal to atomic mole of C in C, which is atomic mole of C in glucose C6H12O6। अब इसमें जितने एटॉमिक मोल लेके चले थे वो थे, लेकिन 80% यहाँ पे आ गया तो 80% प्रोडक्शन इसका हुआ, उसके बाद 80% से 90% यहाँ पे आया तो 90% प्रोडक्शन उसका हुआ। तो हम परसेंटेज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम हुआ। तो यहाँ से ही मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 80/100 और मल्टीप्लाई बाय 90/100, दोनों परसेंटेज यहाँ पे यूज कर ली। दिस इज इक्वल टू 6 इनटू मोल्स ऑफ दिस x/180, x/180। तो मोल्स ऑफ कार्बन 1 था और सपोज करो इसका हम 12 ग्राम लेके चले हैं। कितने ग्राम लेके चले? 12 ग्राम। तो विच इज 1 मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ पे आ जाएगा 12/12 विच इज 1, 12 ग्राम लेके चले उसका। तो ये x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, एक 0 से 1 0 कैंसिल, दूसरी 0 से दूसरी 0 कैंसिल, तीसरी 0 से तीसरी 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 6 से कैंसिल 3 टाइम्स, ये 9 था। x इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा 8 की 24, 9 इंटू 2.4, दिस इज इक्वल टू 6, 21.6 ग्राम, 21.6 ग्राम। अगर 100% कन्वर्जन होता तो ग्लूकोज कितना बनता वो हम निकाल लेंगे। इफ 100% कन्वर्जन देन फ्रॉम ग्लूकोज POAC से 12/12 इंटू 1, एक ही मोल लेके चले और एक ही है इसमें एटम, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू x/180। ये इससे कैंसिल हो जाता, ये इससे कैंसिल होता, इससे कैंसिल होता तो आ जाता 30, देन x इज 30। यानी कि 100% अगर रिएक्शन इससे इसमें कन्वर्ट होती और इससे इसमें कन्वर्ट होती तो उस टाइम हमें ग्लूकोज 30 ग्राम मिलता, लेकिन 12 का 80% यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, उस 80 का फिर 90% यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, तो हमें मिला 21.6 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो गई, क्यों? क्योंकि 100% यील्ड हमें रिएक्शंस में नहीं मिल रही थी। तो POAC को हम इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस की। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इन एनी केमिकल रिएक्शन ऑलवेज, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ऑलवेज मिली नॉर्मलिटीज और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स आर सेम। कहने का मतलब है कि जितने भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा उनका भी ग्राम इक्विवेलेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा, सेम होगा। तो मैं ये बता सकता हूँ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, सपोज करो आपके पास है XA प्लस YB कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये केमिकल रिएक्शन है, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। इसमें X इंटीजर है A का और Y इंटीजर है B का, और आप सपोज करो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस भी है, इट इज बैलेंस। तो बैलेंस अगर केमिकल रिएक्शन है तो हमेशा ही ऐसा होगा कि X इज n फैक्टर ऑफ
बी, यानी इसका एन फैक्टर, ये एन फैक्टर है बी का, एंड वाई इज एन फैक्टर ऑफ ए। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का एन फैक्टर दूसरे रिएक्टेंट के सामने इंटीजर होता है और दूसरे रिएक्टेंट का एन फैक्टर पहले रिएक्टेंट के सामने इंटीजर होता है। मींस x इज एन फैक्टर ऑफ b एंड y इज एन फैक्टर ऑफ a, एंड व्हाट इज x? x इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a आल्सो, और y इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b आल्सो। बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात करो, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हमेशा ही रिएक्टेंट उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेंगे कि उनके एन फैक्टर क्या है, क्योंकि एन फैक्टर पे डिपेंड करता है नॉर्मेलिटी। तो इस केस में क्या होगा कि सपोज करो इसकी नॉर्मेलिटी है वो n1 है और वॉल्यूम है वो v1 है, ये इसकी नॉर्मेलिटी है और ये इसका वॉल्यूम है। रिएक्टेंट है जिसकी नॉर्मेलिटी हमें ले रखी है एक ही, वो n1 है और वॉल्यूम उसका v1 है, और दूसरा जो रिएक्टेंट है उसकी नॉर्मेलिटी n1 है, n2 है सॉरी, और वॉल्यूम है वो v2 है। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, ऑलवेज इन केमिकल रिएक्शन n1 v1 this is equal to n2 v2 for complete reaction। जिस रेशियो में हमने ये और ये लिया है और कंप्लीट रिएक्शन करवानी है इसके साथ, कंप्लीटली या न्यूट्रलाइजेशन करना है, कंप्लीट रिएक्शन करवानी है, उस टाइम हमेशा ही रिएक्शन में n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2 होता है। ये डाइल्यूशन का कंसेप्ट भी था जो पहले बता चुका हूं मैं, कि किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो कितना उसमें वाटर ऐड कर दें, वो n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2 से ही हम निकालेंगे। n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। इट इज कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस की मिली नॉर्मेलिटी जितनी होती है दूसरे सब्सटेंस की भी उतनी ही मिली नॉर्मेलिटी आपस में रिएक्ट करती है। फॉर कंप्लीट रिएक्शन दोनों की मिली नॉर्मेलिटी सेम होनी चाहिए। इट इज कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। अगर हम बात करूं तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लेना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये मैंने आपको बता रखा है। और इन दोनों के एन फैक्टर आपको बता दिए, बी का एन फैक्टर x है और ए का एन फैक्टर y है। बैलेंस रिएक्शन में ऐसा ही होता है। तो नॉर्मेलिटी इसके इक्वल होती है, तो n1 सपोज करो इसकी मोलरिटी थी वो m1 थी और इसकी जो मोलरिटी है वो हम ले रहे हैं m2, विच आर मोलरिटी। नॉर्मेलिटी हम मोलरिटी में कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कांसेप्ट से क्या है? n1 v1 which is equal to n2 v2, ये तो होगा ही होगा। इट इज कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आ गई इसके केस में? नॉर्मेलिटी n1 which is equal to मोलरिटी m1, ए की नॉर्मेलिटी क्या है? m1 है और ए की नॉर्मेलिटी है n1, तो n1 is equal to m1 into a का n फैक्टर y है into y। और n2 के केस में क्या आ गया कि n2 which is equal to m2 into x, इसका n फैक्टर x है। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं कि m1 v1 which is equal to m2 v2 divided by x and divided by y। मोलरिटी के अंदर ये रिलेशन होगा और नॉर्मेलिटी के अंदर ये रिलेशन होगा। m1 नॉर्मेलिटी क्या थी? n1 थी, n1 की जगह मैंने m1 v1 into y और n2 की जगह m2 v2 into x रख दिया। x को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इसमें लेके जाएंगे। तो इसके अंदर x जो इंटीजर है वो मोलरिटी के केस में इसके नीचे आ गया, इसका जो y इंटीजर है वो मोलरिटी के केस में इसके नीचे आ जाएगा। इन दो कंसेप्ट है, मोलरिटी में ये रिलेशन होगा और नॉर्मेलिटीज में ये रिलेशन होगा। These both concept are concept of equivalence। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि in any chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन में m1 v1 upon x which is equal to m2 v2 upon y एक प्लेन कंसेप्ट है, और n1 v1 which is equal to n2 v2 for complete reaction। कंप्लीट रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंस कांसेप्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया गया कि 50 ml
0.5 H2SO4 and X ml 0.2 NaOH are react together, completely neutralized. Then calculate X. तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि इसकी नॉर्मलिटी आपको गिवन है, इसकी भी नॉर्मलिटी आपको गिवन है, इसका वॉल्यूम X है और इसका वॉल्यूम 50 है, तो N1V1 which is equal to N2V2 कंप्लीट रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा. नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 is 0.5 into volume of H2SO4 is 50 which is equal to normality of this is 0.2 into volume आपको कैंसिल करना है which is X, then X is equal to 50 into 0.5 means 25 divided by 0.2. ये वॉल्यूम हो जाएगा. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 डिवाइड बाय 2 which is equal to 125 ml, यानी कि 50 ml 0.5 NH2SO4 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.2 NaOH का हमें 125 ml चाहिए, तब उसको हम कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. या फिर क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है 100 ml सेमी नॉर्मल NaOH diluted by water to सेमी नॉर्मल था टू डेसी नॉर्मल. Then calculate quantity of water in ml which added. कितनी क्वांटिटी में हमने वाटर की क्वांटिटी उसके अंदर ऐड की. तो 100 ml पहले से था, ये 100 ml सेमी नॉर्मल है, नॉर्मलिटी इसकी 1/2 n. इसको हमें डाइल्यूट करके करना है किसमें X ml में, जिसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जानी चाहिए 1/10 n. ये 1/2 n से 1/10 n में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमने क्या किया इसके अंदर 1/2 था और हमने 1/10 में इसको कन्वर्ट करना है. हम यूज कर लेंगे N1V1 which is equal to N2V2, यानी कि इसका मिली नॉर्मलिटी यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, इसकी होगी हाफ इंटू 100 which is equal to X into 1/10, X into 1/10, then X which is equal to 500 ml. X यहाँ पे आ गया 500 ml, यानी कि 100 ml पहले था, हमने उसमें वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करके हमने टोटल वॉल्यूम बना लिया 500 ml. तो 500 ml टोटल वॉल्यूम बनाते हैं तो वाटर इज एडेड 400 ml, यानी कि एडेड वाटर दिस इज इक्वल टू 500 minus 100 दिस इज 400 ml या cc. 400 ml उसमें हम वाटर ऐड करके, जिसकी नॉर्मलिटी हाफ n थी और 100 ml था, उसको हम 1/10 नॉर्मलिटी का 500 ml में कन्वर्ट कर लेंगे. 1/10 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन उसमें प्रिपेयर कर लेंगे. और भी एग्जांपल ले रहा हूँ. ये सब कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस है, इसको हम रिएक्शंस में भी यूज कर सकते हैं. किसी भी रिएक्शन में सपोज करो आपको दिया गया है 1 ग्राम ऑफ मेटल completely react with 100 ml 0.2 n HCl. Can calculate equivalent weight of metal. मेटल का आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है. तो आपको यहाँ पे मानना है कि मेटल इज सॉलिड. मेटल कौन सी स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट में. हमने क्या किया कि वो कंप्लीटली इसके साथ ट्रीट होती है. यहाँ पे हमारे पास 100 ml 0.2 n HCl, इसके साथ वो कंप्लीटली क्या हो रही है, ट्रीट हो रही है. और कितने ग्राम मेटल लिए हमने, 1 ग्राम मेटल लिए. तो मेटल HCl के साथ ट्रीट होगी, यानी कोई भी रिएक्शन करेगी वो प्रोडक्ट बना रही है और हाइड्रोजन देगी.
तो मेटल के लिए N1V1 और HCl के लिए N2V2 दोनों इक्वल होंगे, कंप्लीट रिएक्शन के लिए दोनों इक्वल होंगे। इसकी मिली नॉर्मलिटी, इसकी जितनी मिली नॉर्मलिटी थी, जितने इक्विवेलेंस इसके थे, ग्राम इक्विवेलेंस, जितने ग्राम इक्विवेलेंस इसके थे, या जितने इक्विवेलेंस मिली नॉर्मलिटी जो आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंस, जितने इक्विवेलेंस इसके थे, जितने इक्विवेलेंस इसके, दोनों के आपस में सेम रिएक्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि मेटल तो सॉलिड थी और इसका वॉल्यूम था आपके पास 100 ml, तो मेटल जैसे इसमें हमने डालेंगे तो मेटल के लिए भी वॉल्यूम वही यूज हो जाएगा, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 हियर। मेटल सॉलिड थी, वो उसमें डिसॉल्व हो गई, तो टोटल वॉल्यूम था आपके पास 100 ml। तो इन कंडीशंस में हम टोटल जो वॉल्यूम लेंगे मेटल के लिए भी वही यूज करेंगे। तो V1 इज इक्वल टू V2, देन वी कैन से दैट N1 इज इक्वल टू N2, देन N2 इज 0.2, देन N2 इज 0.2, तो N1 भी कितनी होगी 0.2। या भी नॉर्मलिटी मेटल की नॉर्मलिटी ये थी। अब हमें उसका इक्विवेलेंट वेट में कैलकुलेट करना है, तो हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नॉर्मलिटी किसके इक्वल होती है, नॉर्मलिटी विच इज इक्वल टू ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूला बता रखा है मैंने। नॉर्मलिटी आपके पास आ गई 0.2 विच इज इक्वल टू ग्राम, इसमें दिया हुआ है 1 ग्राम, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन वॉल्यूम 100 ml था उसके लिए, तो 100 मल्टीप्लाई उसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया हमने 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मिलीलीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। देन व्हाट द इक्विवेलेंट, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इक्विवेलेंट वेट विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0.2 विच इज 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 50, यानी उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट 50 हो जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी जो मेटल ले रहे हैं वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए वहां पे यूज करेंगे। हमारे पास नॉर्मलिटी है, उससे हम मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास n फैक्टर है तो। इसके बाद कल जो मैंने आपको वीडियो के अंदर जो टॉपिक लिए थे उनमें से एक आधा क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं यहाँ पे। सपोज कर लो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से कि 20 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ CO एंड C2H4 इज CnH2n को फॉलो कर रही है, तो CnH2n को फॉलो कर रही है तो क्या है, एल्कीन है, इट इज इथीन। CO एंड C2H4 वाज एक्सप्लोडेड विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी 20 ml मिक्सचर को हमने 50 ml ऑक्सीजन के साथ फीड करवा दिया, एक्सप्लोर करवाया। 45 ml ऑन शेकिंग विद NaOH, 45 हमारे पास रिजल्टेंट मिक्सचर आया, मींस जो वाटर वगैरह इससे बना होगा तो वाटर को तो हमने हटा दिया क्योंकि नेग्लिजिबल मान लेते हैं यूरियोमेटिक टाइट्रेशन में उसको। NaOH के साथ शेक किया तो 45 ml जो मिक्सचर था वो 15 ml में ही कन्वर्ट हो गया, मींस 15 ml ऑक्सीजन बची, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टोटल बनी आपके पास यहाँ पे 30 ml, टोटल 45 ml था, 15 ml ऑक्सीजन थी उसमें, 30 ml कार्बन डाइऑक्साइड थी। NaOH के साथ शेकिंग करने पे 30 ml का रिडक्शन आ गया, टोटल बची आपके पास 15 ml। तो व्हाट वर द वॉल्यूम ऑफ CO एंड C2H4 इन ओरिजिनल मिक्सचर, तो शुरुआत में ओरिजिनल मिक्सचर में CO और C2H4 का क्या वॉल्यूम था ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन तो मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास आ गया यूज्ड ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 50 ml लेके चले थे, 15 ml लास्ट में बच गई, 35 ml फॉर्म्ड CO2 विच इज 30 ml, 30 ml का जो रिडक्शन आया वो बनी। इनिशियली मिक्सचर of CO plus C2H4 which is 20 ml, तो रिएक्शन को इस टाइप से ट्रीट कराएंगे हम कि CO था, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, हाफ O2 से ट्रीट होगा और फिर कन्वर्ट इनटू CO2, वो CO2 में कन्वर्ट होगा। दूसरी रिएक्शन आपके पास है कि C2H4 जब ऑक्सीजन से ट्रीट होगा देन इट कन्वर्ट इनटू 2CO2 प्लस 2H2O, बैलेंस कर लिया मैंने, कार्बन को यहाँ पे बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को यहाँ पे बैलेंस कर लिया, 4 4 एंड ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 6 6/2 3, ये बैलेंस हो गई ऑक्सीजन। तो जब रिएक्शन बैलेंस हो गई तो हम ये बता सकते हैं ये भी एक गैस है, 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 और ये लिक्विड की फॉर्म में हट गया, उसको तो हटा दिया हमने, बैलेंसिंग के लिए लिया था लेकिन उसको हमने हटा दिया। सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ CO इज X and C2H4 is Y, means X plus Y, this is equal to 20,
वॉल्यूम ऑफ CO x था, वॉल्यूम ऑफ C2H5 y था और x प्लस y 20 ml हमारे पास मिक्सचर था। इसका 1 ml रिएक्शन करके इसके 1 ml में कन्वर्ट होता है, जैसे कि बैलेंसिंग है। इसका 1 ml रिएक्शन से या 1 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके 1 मोल पे कन्वर्ट होगा। मोल्स का रेशियो गैस के लिए वॉल्यूम रेशियो के इक्वल होता है, तो इसका 1 ml इसके 1 ml में कन्वर्ट होगा। मींस इसका x ml हम लेके चलेंगे तो इससे x ml CO2 बनेगी, यानी फॉर्म CO2 by this reaction which is x ml। और इस रिएक्शन में अगर देखें हम तो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है CO2 का, इसके 1 ml से इसका 2 ml बनेगा। मींस फॉर्म्ड CO2 in this reaction which is equal to 1 ml से 2 ml, तो y ml हम लेके चले थे, y ml से इसका 2y ml बन जाएगा 2y। और आपको क्वेश्चन में दिया कि CO2 जो टोटल बनी वो 30 ml थी, मींस x plus 2y is 30, x plus 2y which is equal to 30। तो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ x plus 2y which is equal to 30 and x plus y which is equal to 20। दोनों को इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, x x कैंसिल हो गया, y बच गया है, तो y is equal to अगर 10 और अगर y 10 है then x will be also 10, यानी कि दोनों के 10 ml और 10 ml रिएक्शन में आज शुरुआत के मिक्सचर में रहे होंगे। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं यूडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इसमें, जो इसी लेक्चर के ऊपर बेस्ड है, वो क्वेश्चन आप सबको करने हैं और अभी लेक्चर देखते रहो, क्वेश्चंस करते रहो। अभी 3-4 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, 3 लेक्चर कम से कम और लगेंगे, क्योंकि एन फैक्टर सारा बता दिया मैंने। रिडॉक्स रिएक्शंस का आपको एन फैक्टर भी मैंने नहीं बताया किस टाइप से कंसिडर करते हैं उसको, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट पहले यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद उसको आप यूज करना। ये सभी क्वेश्चन फिर कॉपी के अंदर सॉल्व कर लेने हैं सबको। बिल्कुल सिंपल है।